हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ एमपी डीएलएड सेकेंड ईयर के संज्ञान अधिगम और बाल विकास यानी कॉग्निशन लर्निंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो उसमें फर्स्ट वुडवर्थ के अनुसार अधिगम प्रक्रिया या स्मृति संग्रह के कितने अंगे? तो 4 अंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर अवधारणा निर्माण में बच्चों द्वारा कौन सी मानसिक प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिर अवधान की बाह्य दशा है, तो अवधान की बाह्य दशा क्या है? पुनरावृत्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक कहानी एक छोटी रचना है, ये परिभाषा है किसकी है? मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? तो कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर 6 हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर मैंने जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पर टिक करके रखा हुआ है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट है, अनुभवों के द्वारा व्यवहार अधिगम कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का संबंध जीन पियाजे से है। मन के अनुसार अवधान एक प्रेरणात्मक क्रिया है। अधिगमकर्ता द्वारा अपनी क्रियाओं में प्रतिरूपों की क्रियाओं का आत्मसात करना ही संज्ञानात्मक विकास है। फिर विल्फ्रेड वैलेंटाइन के अनुसार खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। फिर इंग्लिश मीडियम के लिए लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू जीन पियाजे। अटेंशन इज द इंस्पिरेशनल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मन। फिर फोर्थ हमारा एडॉप्टेशन ऑफ मॉडल एक्टिविटीज इनटू द ओन एक्टिविटीज बाय द लर्नर इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर हमारा फिफ्थ है, अकॉर्डिंग टू विल्फ्रेड वैलेंटाइन गेम इज वन टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट इन वर्क। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विस्मृति के प्रकार। फिर दूसरा है ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं। फिर सूचना संप्रेषण सिद्धांत संबंधित है मुंशी प्रेमचंद की किन्हीं 3 कहानियों के नाम लिखिए। फिर एक किन्हीं 2 रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैंने इसके आंसर नहीं दिए, ये आंसर आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, स्मृति की कोई एक परिभाषा लिखिए, राइट एनी वन डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। तो मैकडूगल के अनुसार स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं के अनुभव की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि अतीत कालीन अनुभव है। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, मेमोरी रिफर्स टू इमेजिनिंग द एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट दैट द पास्ट इज अ पास्ट एक्सपीरियंस। फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम से क्या आशय? व्हाट इज मेंट बाय लर्निंग? सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वे अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। लर्निंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूअस एंड इम्पॉर्टेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैन स्टार्ट लर्निंग ओनली आफ्टर birth and keep on learning something or the other throughout his life. Gradually he tries to adjust himself to the environment. फिर यहाँ पर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निर्माणवाद की मुख्य मान्यता क्या है? व्हाट इज द मेन बिलीफ ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म? तो निर्माणवाद का दावा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान को व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूप से बनाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्लेम्स दैट ईच पर्सन क्रिएट्स हिज ओन नॉलेज बोथ पर्सनली एंड सोशली। फिर 7 क्वेश्चन में आपको बोला है सूचना संप्रेषण उपागम की संरचना के कितने सोपान है? हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। तो आप ये स्टेप्स लिख सकते हैं, या चाहें तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। जो भी हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम दिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, खेल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेम। तो इससे टीम वर्क और लीडरशिप की भावना बढ़ती है। खेल से तनाव का स्तर कम होता है और लेखन पढ़ाई बेहतर होती है। दिस एनहेंसेस द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड लीडरशिप। स्पोर्ट्स रिड्यूस स्ट्रेस लेवल एंड इम्प्रूव राइटिंग एंड रीडिंग। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वबोध की कोई एक परिभाषा अथवा आत्म पहचान की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, राइट द एनी वन डेफिनेशन ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। तो स्वयं के कार्य को समझने और समझने की क्षमता को आत्मसमझ कहा जाता है। फिर आत्म पहचान एक व्यक्ति को व्यक्तित्व विशेषताओं, क्षमताओं, रुचियों, शारीरिक विशेषताओं और जीवनी के विशिष्ट संयोजन के माध्यम से अद्वितीय
दिखने की अनुमति देती है। आत्म पहचान पहचान जैव सामाजिक रूप से निर्धारित होती है, जिसका अर्थ है कि दोनों आनुवंशिक रूप से पूर्व परिभाषित और सामाजिक रूप से पुनर्निर्धारित है। अवेयरनेस ऑफ एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन एक्शन इज कॉल्ड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। द पर्सन आइडेंटिटी अलाउज an individual to appear unique through a specific combination of personality characteristics, abilities, interests, physical attributes, and biography. Personality and personal identity are biosocially determined, which means that both are genetically predefined and socially reshaped. अधिगम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो अधिगम व्यवहार में सतत परिवर्तन है जो जीवन पर्यंत चलता है। फिर दूसरा पॉइंट है अधिगम में व्यक्ति संपूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि सम्मिलित रहता है। अधिगम अधिकांशत व्यवहार के संगठन में परिवर्तन होता है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस चेंज इन बिहेवियर दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। इन लर्निंग द पर्सन एज अ होल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एक्सेट्रा इज इन्वॉल्व। लर्निंग मोस्टली टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। अब इस क्वेश्चन के और में हम लोगों को एक और क्वेश्चन दिया था कि मूर्त और अमूर्त चिंतन में कोई 3 अंतर लिखिए। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो मैंने इसका भी आंसर दिया। अगर आप लोगों को ऊपर वाला सही लगे तो आप वो लिख लें या फिर नीचे वाला। तो इसमें मैंने लिखा मूर्त उन चीज़ों को संदर्भित करता है जिन्हें देखकर स्पर्श किया जा सकता है, ये हमारे आसपास मौजूद अधिकांश चीज़ें। दूसरी ओर अमूर्त उन चीज़ों को संदर्भित करता है जिन्हें देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से छुआ नहीं जा सकता। उसके बाद नीचे यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए भी डिस्क्राइब करा है, तो आप लोग देख लेना। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मानव व्यवहार रूपांतरण का अर्थ एवं विशेषताएं लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके और में हमको एक और क्वेश्चन दिया है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्मृति में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप लोग वो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं दोनों आप लोगों को डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो सबसे फर्स्ट है हमारा व्यवहार मानव का वे प्रारंभिक रूप है जो इंसान का परिचय दूसरों से कराता है। व्यवहार मानव प्रजातियों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली क्रियाओं, भावनाओं और विचारों का एक सम्मिश्रित होता है। ये किसी के व्यक्तित्व, स्वभाव, धारणा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भावनाओं और दृष्टिकोण आदि के बारे में जानकारी देता है। मापने योग्य व्यवहार के संदर्भ में समस्याओं को परिभाषित करने पर जोर, कामकाज में सुधार के लिए पर्यावरणीय समायोजन करना, सटीक तरीके और तर्क तकनीकों का गतिशील वास्तविक जीवन अनुप्रयोग। फिर और में हमारा था राइट द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्मृति में अंतर। तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। इधर मैंने इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है बंडूरक के प्रतिरूपों के तदात्मीकरण सिद्धांत का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। राइट बंडूरास थ्योरी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल्स। और इसके और में हमें दिया है चॉम्स्की के भाषाई विकास संबंधी दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। राइट द लैंग्वेज डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ चॉम्स्की। तो दोनों में से आपको जो मन हो आप लिख लेना। यहाँ पर मैंने दोनों के आंसर दिए हैं। तो सबसे पहले बंडूरास थ्योरी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल है अवधान, पुनर्प्रस्तुतिकरण, फिर पुनर्बलन, और इंग्लिश में अटेंशन, एब्जॉर्प्शन, री-इन्फोर्समेंट। उसको मैंने डिस्क्राइब भी किया है। जो हिंदी मीडियम के और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उन दोनों के लिए। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर लेना इसके आंसर्स क्या हैं। फिर और में था हमारा चॉम्स्की के भाषाई विकास संबंधी दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। तो इसका भी आंसर मैंने दोनों लैंग्वेज में दिया है। तो मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए दिया चॉम्स्की बेस्ड हिज थ्योरी ऑन द आइडिया दैट ऑल लैंग्वेजेस कंटेन सिमिलर स्ट्रक्चर एंड रूल्स, अ यूनिवर्सल ग्रामर, एंड द फैक्ट दैट चिल्ड्रन एवरीवेयर एक्वायर लैंग्वेज द सेम वे and without much effort seems to indicate that we are one wired with the basics already present in our brains. फिर क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है किन्हीं 5 बाही खेलों के नाम एवं किसी एक खेल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राइट द नेम ऑफ 5 आउटडोर गेम एंड एक्सप्लेन इन शॉर्ट एनी वन गेम। तो इसमें हम लोगों को यहाँ पर मैंने लिखे हैं कुछ गेम जैसे कबड्डी है, शतरंज है, खो खो, कुश्ती, गिल्ली डंडा, तीरंदाजी आदि। तो आप चाहें तो इसमें से कोई एक को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है तो आप इसमें से किसी एक गेम को एक्सप्लेन भी कर लेना। इसके बाद इसी क्वेश्चन के और में हम लोगों को एक और क्वेश्चन दिया हुआ है खेल संगठन के प्रमुख नियम लिखिए। राइट द रूल्स ऑफ गेम्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग इसका आंसर ढूंढ लेना। तो आपको दोनों में से जो सही लगे आप एक आंसर लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, ब्रूनर के अवधारण अधिगम मॉडल के प्रतिमानों एवं ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। राइट ब्रूनर्स मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर मैंने
ब्रूनर मॉडल के कॉन्सेप्ट, लर्निंग और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों बताए हैं, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और में हमें दूसरा क्वेश्चन है, अवधारणा अधिगम में ब्रूनर के योगदान का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रूनर इन कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है, तो आप लोग चूज़ करिए, कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, शेषावस्था एवं बाल्यावस्था की प्रमुख संवेदनाओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब मेन सेंसेशन ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड स्टेजेस। फिर और में है हमारा व्यवहार क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, व्हाट इज बिहेवियर, डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर मैंने दूसरे वाले क्वेश्चन को पूरा डिस्क्राइब करा है, तो आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख सकते हैं। तो आप इस आंसर के स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इस आंसर को लिख लेना। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, कूट रचना एनकोडिंग का अर्थ एवं प्रकार लिखिए, राइट द मीनिंग ऑफ एनकोडिंग एंड इट्स टाइप्स। और में हमें दिया है पुनर्प्राप्ति की अवधारणा का अर्थ एवं इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रीवल एंड इट्स अफेक्टिंग फैक्टर्स। तो दोनों में से आपको जो भी सही लगे क्वेश्चन, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रारंभिक आयु में भाषा विकास को समझाइए, एक्सप्लेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी एज। और में दिया है सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ द सोशल लर्निंग। तो इसमें से भी आपको और में मतलब दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, तो आपको जो इजी लगे, जो आपको आंसर मिल जाए, आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके आंसर्स नहीं दिए हैं। फिर 18 है, चिंतन के अर्थ, प्रकृति एवं साधनों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब मीनिंग, नेचर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ थिंकिंग। और में दिया है चिंतन के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ थिंकिंग। फिर हमारा 19 क्वेश्चन है, अवधान के अर्थ, विशेषताएं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब ऑफ मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ अटेंशन। और में है ऐच्छिक और अनैच्छिक ध्यान में अंतर लिखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड नॉन वॉलेंट्री अटेंशन। यहाँ पर मैंने ये वाले क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, ये क्वेश्चन के आंसर आपको ईजिली मिल जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन के आंसर दिए हैं क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चों को मिल नहीं रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 20, उच्चारण दोष के प्रकार एवं उच्चारण दोष के निराकरण पर प्रकाश, एक्सप्लेन टाइप ऑफ स्पीच डिफेक्ट एंड इट्स रेमेडीज। फिर इसके और में हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, बहुभाषा भाषी कक्षा कक्ष के लाभ समझाइए, एक्सप्लेन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम बेनिफिट्स। तो दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। तो ये आज की आप लोगों की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।